नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा अनुभव है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। एक ऐसी जगह जहां आप एक ही दिन में सब ट्रॉपिकल जंगल से लेकर आर्कटिक हिमालयन ग्लेशियर्स तक का सफर तय कर सकते हैं। चलिए नेपाल के इस कमाल के चूज योर ओन एडवेंचर सफर को मिलकर डिकोड करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, कल्चर एंड सेरेनिटी। दूसरा, द ग्रेट ट्रैकिंग डिबेट। तीसरा, चूजिंग अ जंगल सफारी। और आखिर में हिडन हिमालयन जेम्स। इन 4 थीम्स के जरिए नेपाल की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कल्चर एंड सेरेनिटी। देखिए, किसी भी वाइल्ड एडवेंचर या पहाड़ों की तरफ निकलने से पहले नेपाल के कल्चरल कोर को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ की संस्कृति को महसूस किए बिना सफर थोड़ा अधूरा सा लगता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7। काठमांडू वैली ना अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चरल पावर हाउस है। सोचिए, इस घाटी के सिर्फ 20 किलोमीटर के छोटे से दायरे में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। हेरिटेज की इतनी घनी मौजूदगी दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। सच कहूं तो काठमांडू का पूरा अनुभव बहुत ही सेंसरी और गहरा है। एक तरफ पशुपतिनाथ और बोधनाथ जैसे स्थानों की जबरदस्त स्पिरिचुअल इंटेंसिटी है, जहां एक अलग ही शांति मिलती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्बर स्क्वायर्स में आपको मिडीवल निवारी आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। वहां की प्राचीन लकड़ी की नक्काशी और ईंटों के आंगन आपको बिल्कुल किसी और ही दौर में ले जाते हैं। अब काठमांडू की इस इंटेंस एनर्जी से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं पोखरा की तरफ। ये झिलमिलाता शहर दरअसल नेपाल का एडवेंचर कैपिटल है। यहाँ फेवा लेक के हरे और शांत पानी के किनारे बैठकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक तरह से ये अन्नपूर्णा रेंज का परफेक्ट गेटवे है, जहाँ पहाड़ों में जाने से पहले टेम्पो में आने वाला ये शांत बदलाव बेहद खास लगता है। अब पहाड़ों का जिक्र हो ही गया है तो आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द ग्रेट ट्रैकिंग डिबेट। यहाँ हम 2 बहुत ही लेजेंडरी बेस कैंप्स को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कंपेयर करेंगे ताकि इस हाई एल्टीट्यूड डिलेमा को सुलझाने में आसानी हो। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके लॉजिस्टिक्स। एक तरफ है एवरेस्ट बेस कैंप यानी ईबीसी, जो 5545 मीटर्स के एक्सट्रीम एलिवेशन तक ले जाता है। जाहिर है इसमें खर्च और समय दोनों ही ज्यादा लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अन्नपूर्णा बेस कैंप यानी एबीसी। ये लगभग 4130 मीटर्स पर है, जो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा एक्सेसिबल और मॉडरेट बजट वाला विकल्प पेश करता है। दोनों जगहों के माहौल और वाइब में जमीन आसमान का अंतर है। ईबीसी में आपको बिल्कुल स्टार्क और ड्रामेटिक आल्पाइन सीनरी मिलती है, जहां पूरी तरह से शेरपा कल्चर और माउंटेनियरिंग हिस्ट्री की गहराई बची हुई है। इसके उलट एएफसी का रास्ता बहुत ही हरा भरा और विविध है। यहाँ रोडोडेंड्रॉन के घने जंगल हैं और गुरुंग कल्चर के बीच एक नेचुरल एम्फीथिएटर जैसी वार्म फीलिंग आती है। काला पत्थर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पड़ने वाली पहली किरण को देखना एक ऐसा पल है जो जिंदगी भर यादों में बसा रहता है। ये शब्द सच में उस इमोशनल वेट को बयां करते हैं जो ईबीसी ट्रैक के साथ जुड़ा है। बकेट लिस्ट पूरे करने वालों के लिए ये किसी पवित्र अनुभव से कम नहीं है। इन सब में एक सबसे अहम डिसीजन पॉइंट है ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। एबीसी आपको 5000 मीटर्स के पार ले जाता है, जिसके लिए सीरियस एक्लिमेटाइजेशन और फिजिकल फिटनेस जरूरी है। दूसरी तरफ एबीसी थोड़ी कम ऊंचाई पर खत्म होता है। इसका बड़ा फायदा यह है कि एल्टीट्यूड सिकनेस का रिस्क और बॉडी पर पड़ने वाला फिजिकल टोल काफी हद तक कम हो जाता है। तो सारे डेटा को देखने के बाद सवाल यह है कि आप किस तरह के ट्रैवलर हैं। एबीसी उनके लिए बेस्ट फिट है जो बकेट लिस्ट सीकर्स हैं, जिनका बजट ज्यादा है और जिन्हें हाई एल्टीट्यूड या शेरपा कल्चर को करीब से देखना है। वहीं एबीसी उन नेचर लवर्स के लिए एकदम आइडियल है जिनके पास समय और बजट थोड़ा लिमिटेड है और जो एक्सट्रीम एल्टीट्यूड के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। चलिए बर्फीली चोटियों से निकलकर आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, चूजिंग अ जंगल सफारी। पहाड़ों के बाद नेपाल के सब ट्रॉपिकल जंगल्स एक दूसरा बड़ा ट्रैवलर डिलेमा खड़ा करते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स की हकीकत क्या है। चितवन नेशनल पार्क में राइनोज देखने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहां 600 से ज्यादा राइनोज घूमते हैं। लेकिन अगर किसी की प्राथमिकता वाइल्ड बंगाल टाइगर देखना है तो 60 से 70% प्रोबेबिलिटी के साथ बारबिया नेशनल पार्क एक बहुत ही मजबूत और अलग ट्रेड ऑफ पेश करता है। आप थोड़ा लॉजिस्टिक्स और भीड़ को देखें। चितवन पहुंचना बहुत आसान है, बस 5 से 6 घंटे की ड्राइव है, पर आसान होने की वजह से यहाँ साल भर में लगभग 2 लाख विजिटर्स आते हैं। इसके मुकाबले बारदिया काफ़ी रिमोट है।
यहाँ पहुँचने में 12 घंटे लग जाते हैं या डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी पड़ती है। पर यहाँ 15,000 से भी कम लोग आते हैं, इसलिए वहाँ की शांति और अनस्क्रिप्टेड सॉलिट्यूड का अनुभव अपने आप में बेमिसाल है। इन दोनों सफारी पार्क्स को बेहतर समझने के लिए तराई शब्द को जानना जरूरी है। ये नेपाल का सबट्रॉपिकल लोलैंड रीजन है। यहाँ के घने साल फॉरेस्ट, लंबे घास के मैदान और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हिमालयस के ठंडे पहाड़ों के बिल्कुल उलट एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। एक ही देश में ऐसी विविधता देखकर वाकई हैरानी होती है। तो सफारी सेक्शन का सार ये निकलता है कि चितवन फर्स्ट टाइमर्स, छोटे ट्रिप्स और उनके लिए बेस्ट है जिन्हें गारंटीड राइनोस देखने हैं और अकोमोडेशन में कई ऑप्शंस चाहिए। दूसरी तरफ बर्दिया उन सीरियस वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट की उम्मीदों पर खरा उतरता है जो भीड़ से दूर जाना चाहते हैं और वाइल्ड टाइगर्स या वाइल्ड एलिफेंट्स देखने की प्राथमिकता रखते हैं। आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे हिस्से पर, हिडन हिमालयन जेम्स। अब इन फेमस हॉटस्पॉट से थोड़ा हटकर उन ऑफ द बीटन पाथ जगहों की बात करते हैं जो वाकई किसी खजाने से कम नहीं। सवाल ये है कि इन मशहूर टूरिस्ट ट्रेल से आगे आखिर नेपाल में और क्या छिपा है? यही सवाल हमारी क्यूरियोसिटी को जगाता है और हमें उन रिमोट वंडर्स की तरफ ले चलता है जिनका इंतजार करना बनता है। जैसे कि रारा लेक को ही ले लीजिए। 3060 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित ये नेपाल की सबसे बड़ी झील है। पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी रिमोटनेस। यहां तक पहुंचने के लिए एक डोमेस्टिक फ्लाइट के बाद 2 दिन का लंबा ट्रैक करना पड़ता है, पर इसका अनटच्ड विल्डरनेस और शांति को देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। फिर आता है इलाम। ईस्टर्न नेपाल में बसा ये इलाका हमारी टिपिकल हिमालयन इमेज को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ 2000 मीटर्स के ऊपर चाय के बागानों की हरी भरी धुंध में डूबी रोलिंग हिल्स हैं और इनके साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा का अद्भुत नज़ारा भी मिलता है। अच्छा, कई बार लगता है कि इन रिमोट जगहों पर जाने का मतलब कंफर्ट छोड़ना है, पर यह सच नहीं है। लोमंथंग में दी रॉयल मस्टैंग रिजॉर्ट एंशिएंट हेरिटेज के साथ मॉडर्न कंफर्ट देता है। जोमसम में चिंतामणि मुस्टैंग है, जहां से माउंट नीलगिरी के लाजवाब व्यूज आते हैं, और 3880 मीटर्स पर होटल एवरेस्ट व्यू जैसी जगह है जो लग्जरी डाइनिंग के साथ सीधे एवरेस्ट दिखाती है। ये सभी जगहें हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस को एक नए ही लेवल पर ले जाती हैं। इन सभी बातों को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल तय है दोस्तों, वन साइज फिट्स ऑल जैसी कोई परफेक्ट नेपाल ट्रिप नहीं होती। हर किसी का मिजाज अलग होता है। तो इन सभी कमाल की चॉइसेस को देखने के बाद अगले सफर के लिए कौन सा एडवेंचर सबसे सही फिट बैठेगा? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हर यात्री को अपने इंडिविजुअलाइज्ड एडवेंचर के रूप में खुद ही ढूंढना होगा।